बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 8 अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नैसर्गिक सौंदर्य की धरती, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य की धरती। कौन है? कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक की धरती को क्या कहा गया है? प्रकृति के दौरान इतनी सुंदर धरती है, यानी कि प्राकृतिक दृश्य से इतनी सुंदर धरती है, जो उसके बारे में आज हमारे इस पाठ में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो कौन सी है? कर्नाटक की धरती के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संदली महक से भरे भारत के दक्षिणी छोर पर बसे कर्नाटक राज्य कहाँ है? भारत के दक्षिण की ओर। कर्नाटक राज्य की सुंदरता और राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व का वर्णन बहुत खूबसूरती के साथ किया है। यह राज्य अन्य कई कारणों से भी समय समय पर चर्चा का विषय बनता रहा है। पाठ को पढ़कर यात्रा के प्रति उत्सुकता पैदा होती है। तो देखो कर्नाटक के बारे में क्या बताया गया है। कर्नाटक राज्य के बड़े बड़े मैदान, हरे भरे उद्यान क्या होता है? बाग बगीचा, मनोरम पहाड़ियाँ तथा शांत बहती गंभीर नदियों, मानव प्रकृति का समस्त वैभव इस प्रदेश पर न्योछावर करने को आतुर हो। वैभव संपन्न कोलार की पहाड़ियाँ, विख्यात ऐतिहासिक स्मारक, नैसर्गिक सौंदर्य तथा सांस्कृतिक भव्यता पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने हेतु पर्याप्त है। यानी कि पर्यटकों, जो घूमने वाले यात्री होते हैं, जो इधर उधर घूमने जाते हैं पर्यटक, वो क्या होते हैं? इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर क्या हो जाते हैं? इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। मध्यकाल से ही इस प्रदेश को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यहाँ कन्नड़ भाषियों की अधिकता देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ के लोगों की भाषा क्या है? कन्नड़। ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रदेश बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। लगभग 10वीं शताब्दी के पश्चात इसका अस्तित्व एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जाना जाने लगा। कालांतर में चोल, पांड्य, पल्लव और राष्ट्रकूट आदि राजवंश एक दूसरे के बाद तत्कालीन कर्नाटक के शासन मंच पर आए तथा समय के साथ साथ विलुप्त यानी कि कहीं गुम हो गए, यानी कि उनका निशान जो है वो क्या हो? मिट गया, खो गए। उत्तर भारत पर जहाँ लगातार मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के शक्तिशाली राजाओं के मध्य भी वैमनस्य बढ़ता गया। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने यहाँ आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में आपने अपनी एसएसटी में पढ़ा होगा। इन सबसे कला, संस्कृति और समाज सभी बुरी तरह प्रभावित हुए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने यहाँ इतने आक्रमण किए, जिससे क्या हुआ? इसकी कला और संस्कृति और समाज सभी बुरी तरह से क्या हो गए? प्रभावित हुए। कर्नाटक पर विजयनगर के राजाओं ने 100 वर्षों से अधिक समय तक राज किया, परंतु कालांतर में विजयनगर का समस्त वैभव काल की गर्त में समा गया तथा मुसलमानों ने दक्षिणी भारत में भी अपने राज्य का विस्तार कर लिया। हैदर अली ने छोटे छोटे खंडों में बटे हुए कर्नाटक को एक सूत्र से बांधने का प्रयास किया। उनके पुत्र टीपू सुल्तान के काल में इसे मैसूर नाम प्रदान किया गया। कर्नाटक का नाम क्या किया गया? मैसूर। किसने दिया? टीपू सुल्तान के काल में। यह तत्कालीन मैसूर के में संगठन, समृद्धि व वैभव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयास था। विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचारों को विकसित, पुष्ट व पोषित करने में इस प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महाभारत तथा रामायण काल में आर्य सभ्यता ने विंध्य पर्वतों को पार कर दक्षिण भारत में भी अपने पांव पसारे, यानी कि अपना राज वहाँ तक कर लिया। धार्मिक सहिष्णुता व उदारता हमारे देश की प्रमुख विशेषता रही है। समय समय पर
यहाँ शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्म भी पनपे व प्रसारित हुए। लगभग 1000 वर्षों तक जैन मत का व्यापक प्रचार प्रसार रहा। आज भी यहाँ जैन स्मारक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति की मधुर धारा प्रभावित करने वाले प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य तथा माधवाचार्य का भी इसी पुण्य भूमि से घनिष्ठ संबंध रहा है। भक्त माधवाचार्य की यह जन्मस्थली है। वेदांत की तीनों प्रमुख शाखाओं के संस्थापकों का कर्नाटक से गहरा संबंध रहा है। शांति, भाईचारा, सद्भाव व धार्मिकता का प्रचार प्रसार करने वाले शंकराचार्य व रामानुजाचार्य का नाम भला संसार में कौन नहीं जानता। भारत में पाए जाने वाले वास्तु व स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने आज भी यहाँ विद्यमान है। मध्यकाल में होयसल और चालुक्य राजाओं ने विभिन्न कलाओं को संरक्षण दिया। हालेबिद और बेलूर नामक स्थान पर बना चेन्ना केशव मंदिर अपनी श्रेष्ठ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में स्थापित कृतियों को देखकर कहा जा सकता है कि इन कृतियों में केवल प्राण फूंकने शेष हैं, यानी कि ऐसी वहाँ आकृतियाँ हैं कि देखने में ऐसे लगता है बस ये अभी बोल पड़ेगी, यानी कि उनमें सिर्फ प्राण यानी कि जान डालने वाली ही है। प्राचीन काल से ही कर्नाटक विभिन्न कलाओं की जननी व सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि संस्कृति का भव्य सम्मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ के लोग कन्नड़, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं की संस्कृतियाँ यहाँ देखने को मिलती है। कर्नाटक में भवन निर्माण व नक्काशी का सुंदर समन्वय है। पत्थरों के विशाल मंदिर तथा भव्य किले अपने अनूठे इतिहास की गौरव गाथा गाते हैं। श्रीरंगपट्टनम स्थित टीपू सुल्तान के किले उनके ओजस्वी शौर्य की मिसाल के रूप में आज भी गर्व के साथ खड़े हैं। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा तथा उनके जैसे अनेक स्थापत्य कला के नमूने यहाँ यत्र तत्र दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने देखकर एक कला विशेषज्ञ ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भारत में अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जो कला की दृष्टि से विश्व भर में अनुपम है। बेलूर के मंदिरों की निर्माण दक्षता और मानव कल्पना की उड़ान का दूसरा कोई सानी नहीं है। कर्नाटक के जंगल चंदन के वृक्षों के लिए विख्यात है। यहाँ की भूमि विभिन्न संपदाओं से परिपूर्ण है, यानी कि भरी हुई है। चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध व औषधीय गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी कौन सी लकड़ी? चंदन की लकड़ी जो है उसकी जो सुगंध है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि वो अपनी सुगंध और औषधीय गुणों यानी कि दवा के रूप में कार्य करने वाली जो चंदन की लकड़ी है वो अपने गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस लकड़ी पर नक्काशी करके यहाँ के शिल्पी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं, यानी कि उसका निखार और बढ़ा देते हैं, उसके गुणों को और बढ़ा दिया। चंदन के घने वनों में हाथी, चीते व हिरन भी पाए जाते हैं। हाथी दांत पर नक्काशी करके अनेक कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती है। ये वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती है। यहाँ बहते जलप्रपात यानी कि झरने अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा सरिताओं के साथ, सरिता क्या होती है? नदियाँ, यानी कि कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा ये क्या है? नदियों के नाम हैं। नदियों के साथ यानी कि सरिताओं के साथ एक लघु सरिता सरस्वती भी यहाँ प्रवाहित होती है, यानी कि यहाँ बहती है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा इन नदियों के साथ सरस्वती नदी भी यहाँ प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है। इस लघु सरिता से संबंध प्रपात न केवल अत्यंत आकर्षक है
बल्कि भारत के विशालतम प्रपातों में एक है। भारत रत्न की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सौंदर्य, प्रेम, शिल्प व तकनीक की अद्भुत मिसाल मैसूर का वृंदावन उद्यान विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। कृष्णराज सागर बांध से बहती नहरों ने इस राज्य की खुशहाली में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति की है। रेशम के कीड़ों को पालकर यहाँ के कुशल कलाकार उत्तम कोटि का रेशम तैयार करते हैं। रेशम किससे तैयार होता है? रेशम के कीड़ों से। कर्नाटक संगीत की दीर्घ परंपरा भारतीय संगीत की वह कड़ी है जिसने अनेक महान संगीतज्ञों से भारत भूमि को संवारा है। इस प्रदेश की विचित्रता, भव्यता, कलात्मकता व सांस्कृतिक व साहित्य की आभा वास्तव में सम्मोहित कर देने वाली है। तो बच्चों, ये थी कर्नाटक की धरती के बारे में, यानी कि उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में इस पाठ में बताया गया था। प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि प्रकृति के प्रेमी, यानी कि पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ सभी इसी में आ जाती है। यानी कि उनको स्वच्छ रखना ही क्या है? उनके सौंदर्य को बढ़ाना है। भारत ने मानव स्थापत्य कला का समृद्धिशाली इतिहास भी इसी कर्नाटक की भूमि से जुड़ा हुआ है। यही कर्नाटक की भूमि, इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य वो हमें क्या देता है? अनेकता में एकता की भावना हमारे अंदर जगाता है। कर्नाटक अपने संगीत के महत्व के लिए भी जाना जाता है। तो ये थी कर्नाटक यानी कि नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि। तब तक के लिए धन्यवाद।